नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। मुल्क भर से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। शदीद बारिशें, मानसून की जो तूफ़ानी बारिशें थी, सैलाबी रेले थे। अब तक तकरीबन 221 अफराद कम अज़ कम जाँ बहक हो चुके हैं। जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं रेस्क्यू की, वो जारी हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, स्वात हो, मरी हो, खौफनाक मनाजिर वहाँ से हमें सैलाबी रेलों की सूरत में, लैंड स्लाइडिंग की सूरत में सामने आ रहे हैं। और ये हमने देखा कि ये एक पैटर्न बन चुका है। जिस तरह मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, उससे पाकिस्तान जो है वो मुतासिर हो रहा है, और ये उसकी एक एग्जाम्पल है। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान, स्वात और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से हमारे कोरेस्पोंडेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन एक और अहम खबर 9 मई से जुड़ी, जो कि अभी तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा और कारकुनान को सजा सुना दी गई है 10-10 साल 9 मई में मुलविस होने की, और सजाओं का बाकायदा आगाज जो हो गया है। और बड़े अहम रहनुमा, जिसमें पंजाब में जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको भी ये सजा हुई है। हुकूमत इसे इंसाफ पर मबनी एक प्रोसेस करार दे रही है, और जिम्मेदारों को के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का वो अभी तक वो कह रहे हैं कि इसी डगर पे चलना चाहिए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इन सजाओं को जो है वो सियासी इंतकाम कहती है, और ये कहा जा रहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और नून लीग के कायद नवाज शरीफ के करीबी साथी जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान सदीकी साहब, बहुत शुक्रिया। 9 मई के मुल्जिमान को सजाओं का सिलसिला आखिरकार आज शुरू हुआ, और पीटीआई के कुछ उसमें सीधा रहनुमा भी शामिल हैं, कारकुनान भी हैं। 10-10 साल कैद उनकी हुई। ओपोजिशन लीडर पंजाब के जो है उनको भी 10 साल कैद हुई। पीटीआई ये कह रही है कि ये बदतर सियासी इंतकाम है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। क्या कहिएगा सदीकी साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ज़ाती तौर पे किसी को जेल जाता हुआ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी को सज़ा होना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं, एक आइन के अंदर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक कानून के छाते तले हमने ज़िंदगी गुजारनी है। और आइन हो या कानून हो या मुआशरा हो, वो नज़्म व ज़ब्त के एक पैमाने के अंदर चलता है और रहता है। जज़ा और सज़ा के जो मामलात हैं, तसव्वुरात हैं, वो यहीं से निकले हैं, और ये आज से नहीं है, ये अज़ल से मेरा ख़्याल है कि ये सिलसिला चला आ रहा है। और जहाँ तहज़ीब ने अपना सिक्का जमाया, महज़ब दुनिया पैदा हुई, तो उसमें जज़ा और सज़ा का पहलू ज़्यादा मजबूत हो गया। अब मैं तफसील में नहीं जाता। जिनको सज़ाएँ हुई हैं इब्तदाई अदालतों से हुई हैं, वो इसकी अगली अदालत में जा सकते हैं, फिर उससे अगली अदालत में जा सकते हैं, फिर शायद नज़रसानी भी कर सकते हों। तो उनके पास हुसूल अदल के कई और मरहले अभी बाकी हैं। लेकिन अपार्ट फ्राम दिस मैं ये कहता हूँ कि जो 9 मई है वो हमारी तारीख़ का एक बिल्कुल अजूबा रोज़गार किस्म का वाक़या है। और मैं जब तसव्वुर करता हूँ कि 9 मई यानी 250 के करीब फ़ौजी तनसीबात पे हमला हो एक ही दिन में या 2 दिनों के अंदर, और शोहदा की यादगारें गिरा दी जाएं, कोर कमांडर के घर जला दिए जाएं, एक फ़ज़ाइया के अड्डों पे हमले हों, तैयारे नज़र आतश कर दिए जाएं। अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क में हुआ होता, मैं नहीं समझता हूँ कि उसे किसी जज़ा और सज़ा के अमल को 2.5 बरस लग जाते, जो कि हमारे यहाँ लग गए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिन मुजरमों को सज़ाएँ हुई हैं वो मुल्ज़िम हैं या मुजरिम हैं, ये अल्टीमेटली अदालत के आखिरी मरहले में जाके पता चलेगा। लेकिन कोई ना कोई तो है ना, ये कोई किसी ऐसी मखलूक ने नहीं किया है जो नज़र नहीं आ रही थी या मरीख से उतरी थी और मरीख के ऊपर फिर चली गई। वो लोग हैं, वो चेहरे हैं, वो वीडियोज़ हैं, वो नाम हैं, क्लेम मौजूद हैं जी कि हाँ हमने ये किया है, बड़े तफाखुर के साथ बताया भी गया है। तो एनी हाउ
मैं तो ये समझता हूँ कि कानून और जज़ा और सज़ा के अमल को आगे बढ़ने दे। 9 मई जी, को अगर हम अपनी तकवीम से, अपनी तारीख से या तो निकाल के फेंक दें कि ये दिन आया ही नहीं है। अगर आया है तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उन कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त करना पड़ेगा उन्हें, जिन्होंने इसको मुनज़्ज़म किया या इसको तश्कील दिया जी। या इसको हमारी तारीख के अंदर रकम किया। ठीक। अच्छा सदीकी साहब, बड़ा तफ़सीली आपने मुफ़स्सिल जवाब दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बदतरीन वाक़या था। रियासत के खिलाफ इस तरह पाकिस्तान में पहले कभी किसी एक सियासी जमात के कारकुनान ने तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जो मुलविस हैं उन्हें भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके। लेकिन उनका गिला ये है कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए और उसमें उस तरह से इंसाफ नहीं हो रहा जिस तरह से एक कानूनी प्रोसेस होता है। आप बतौर एक बुजुर्ग सियासी रहनुमा, क्या आप समझते हैं कि जो ये पूरा प्रोसेस है इसको शफाफियत का नाम दिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल मैं उसूली तौर पे आपकी बात से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ और अगर उनका ये नुक्ता नज़र है तो मैं उससे भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्ज़िम को सज़ा हो गई हो और उसने ये कहा हो जी कि इंसाफ के और कानून के तकाज़े पूरे हुए हैं और मुझे जो सज़ा मिली है बड़ी बड़ी शफ़ाफ़ियत से मिली। वो कानून और इंसाफ पे उंगली उठाता है। इसीलिए इंसाफ के मराइल होते हैं। एक दर्जे से हुई, अगर इन्हें एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हुई तो ये हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर नज़रसानी में जाएंगे। मराइल होते हैं ना, कि कहीं ना कहीं तो पता चल जाए कि यार ये गलत हो रहा है। हमारी तो यार सज़ाएँ शुरू होती थी सुप्रीम कोर्ट से, केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होता था, कहानी वहाँ से शुरू होती थी, कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। ना कोई अपील होती थी, ना कोई वकील होती थी, वो फैसला ही हरफ़ आखिर होता था। वो अगर इंसाफ के तकाज़े थे तो ये तो मैं समझता हूँ कि कम से कम इस हद तक तो तकाज़े हैं कि उनके पास मराहिल मौजूद हैं उसूल इंसाफ के। हमें तो कह दिया जाता था कि जी तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उसके बाद नो अपील, नो वकील, नो दलील, जाओ घर चले जाओ, और वहीं से शुरू हुई है। अदालत ने वहीं से शुरू की और वहीं पे ख़त्म कर दी। तो मैं ये बिल्कुल आपकी बात से इत्तफ़ाक़ कर कि इंसाफ के तकाज़े पूरे होने चाहिए और इंसाफ के तकाज़े नज़र भी आने चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि सियासी नारों की आड़ में अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको सियासी नाराबाजी या बयानिए के पीछे छुपा दिया जाए और वो मुजरम जिन्होंने मैं समझता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में या बरतानिया जैसे मुल्क में या जहाँ कहीं भी कोई बुनियादी हकूक़ का तस्वुर भी पाया जाता है, ये जुर्म हुआ होता तो शायद 10 या 15 या 20 दिनों के अंदर वो कैफ़े किरदार को पहुँच जाते। जो भी हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि जिन्हें सज़ाएँ हुई हैं ये हैं या नहीं हैं, लेकिन कोई तो हैं और उन्हें अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए। अच्छा सदीकी साहब, एक वो दौर था 3.5 साल जो मुस्लिम लीग नून की तकरीबन तमाम क़यादत ज़ेरे अताब थी। आप जैसे रहनुमाओं ने भी जेल काटी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज हों, शाहिद खाकान हों, मतलब एक लंबी लिस्ट है। हमने देखा उससे सियासी इंतकाम जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ। क्या उस वक्त को आज से कंपेयर किया जा सकता है? क्योंकि पीटीआई ने खुद सियासी इंतकाम और का निशाना तो आपको और पीपल्स पार्टी को बनाया। आज वो खुद जो सह रहे हैं, क्या उसे सियासी इंतकाम कहा जा सकता है? मेरा ख्याल है बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैं ये बिल्कुल अपनी सोच, अपनी फ़हम और अपने ज़मीर के मुताबिक ये बात कर रहा हूँ कि जो केसेस हम लोगों पे बने थे, पीएमएलएन पे बने थे, जिस तरह बने थे, जिस तरह फैब्रिकेट किए गए थे, जिस तरह सज़ाएँ दी गई थी, उसका शायबा तक नहीं है मौजूदा दौर के अंदर। आप मुझे बताइए कि किस पे हमने गद्दारी का मुकदमा बनाया है? आप मुझे बताइए कि किसकी गाड़ी से हमने 400 अफ़ीम और हेरोइन निकाली? आप मुझे बताइए कि हनीफ अब्बासी की तरह किसमें एफिडरीन के केसेस में हमने उलझाया है? आप मुझे बताइए कि किसको मेरे जैसे किराएदारी के केस में हथकड़ियाँ लगा के हमने जेल में डाला है? कोई एक मिसाल दे दें कि हमारे इस दौर के अंदर इस तरह का कोई घटिया केस हुआ हो। किस तरह फरियाल को निकाला गया, चांद रात को घर से उठाया गया, हॉस्पिटल से उठा के जेल में डाला गया। किस तरह मरियम अपने बाप से मिलने गई और बाप से मिल रही है और उसको बाप के सामने बाप को अजियत देने के लिए गिरफ्तार किए। आप एक लंबी कहानी है,
नाइंसाफियों की। और मैं बताऊं कि शायद पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि आला फौजी क़यादत के साथ जो खान साहब की अव्वली कशमकश शुरू हुई थी, वो इस बात पे हुई थी कि कुछ लोग मेरी बात नहीं मान रहे और मेरे अपोनेंट्स को जेलों में नहीं डाल रहे। यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ था और ये इख्तलाफ फिर आगे बढ़ता चला गया। तो इसलिए हमारे दौर में, मैं तो हाउस में भी चैलेंज करता हूँ कि कोई एक केस बताएं जिसे आप सियासी कैदी कहते हो, उस तरह का सियासी कैदी जिस तरह के हम लोग थे। कोई नहीं है। कोई 9th में गया हुआ है, कोई फ्रॉड में गया हुआ है, किसी ने कोई 190 मिलियन पाउंड केस में गया हुआ है, किसी कोई मनी लॉन्ड्रिंग में गया हुआ। ये केसेस साबिता देखें ना, ज़मीनें अगर मौजूद हैं, जेलम में 195 कनाल या कितनी कनाल ज़मीन मौजूद है, 300 बनीगाला में मौजूद है। ये ज़मीन कहाँ से आई? मेटीरियल एविडेंस है ना, ये ज़मीन कहाँ से आई? और अगर ABC ने आपको दी है तो क्यों दी है? अगर आपने ABC को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया तो ये तो बयानिए के मायरे। मैंने तो हाउस में खड़े होकर कहा था कि जिस अल कादर ट्रस्ट के नाम पे, जिस अल कादर ट्रस्ट के नाम पे आप ये सारा खेल खेल रहे हैं, वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से है ही नहीं, वजूद ही नहीं रखता। और खुद इन्होंने ख़त्म कर दिया था अपनी एक कानून साजी करके। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो ये बयानिए की फैक्ट्री इनकी बड़ी तेज़ है और बड़ी शार्प है और अपनी जितनी रॉन्ग डूइंग्स है उनको पस मंज़र में धकेल देते हैं। अब ये सियासत का रोना है जी। सियासी कौन सा सियासी कैदी है आप पे? एक सियासी कैदी बताएं जो सियासत, मुझ जैसे बंदे को जो आपने अभी इशारा किया, यही महीना था और यही दिन थे 26 जुलाई गालमन, जब इन्होंने आधी रात को मुझे घर से उठाया, रात के कपड़ों में और रफ चप्पल में और हथकड़ी डाल के। मेरा कसूर क्या था? अगले दिन कहते हैं जी कि किराएदारी के केस में कुछ मैंने कागज़ देना था, वो मैंने नहीं दिया। और मुझे इनके वकील ने, जो हामिद खान हैं, जिंदा सलामत है, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैं कानून का माहिर हूँ, कानून पे किताबें लिखी हैं। बर्रे सगीर की हिस्ट्री में अंग्रेज़ के दौर से लेके अब तक ये वाहिद केस है कि इस दफ़ा के तहत किसी को हथकड़ी लगा के जेल में डाला गया। ये चीज़ें ये भूल जाते हैं। तो हमारे दौर की इनके अच्छा सदीकी साहब, ठीक जी सही ठीक। अच्छा सदीकी साहब, एक और अहम मामला जो कि पिछले 2-3 हफ्ते अफवाहें चली, जो कि फिर कयासराइयां हुई, फिर हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों ने उसको रिजेक्ट किया, जरदारी साहब के बारे में कि या तो वो छोड़ रहे हैं, मुस्ताफी हो रहे हैं, या उनका मुआवजा हो रहा है। ऐसे जो कयासराइयां हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ वजूहात होती है। थोड़ा सा क्लैरिटी हमें दें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं, क्या वो सही डगर पर है और जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में ही मौजूद रहेंगे? मेरा थोड़ा सा ताल्लुक सहाफ़त से रहा है और अब भी है और मुझे उस पर फ़ख्र है अपने उस ताल्लुक पे। एक दौर आता है कि जब किसी चीज़ का कहत हो जाता है, जिसे कहत साली कहते हैं। ये दौर जिसमें ये ख़बरें चली कि जी मियाँ साहब बडियाला जेल जा रहे हैं मिलने के लिए, फिर ख़बर चली जी कि जरदारी साहब के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, फिर इसी तरह की एक और कोई ख़बर चली। ये ख़बरें उस वक्त चलती हैं जब ख़बरों का कहत होता है, कोई ख़बर नहीं होती। और वो कहतुल अख़बार जिसे कहना चाहिए ना, ये वो दौर होता है और टेबल स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, बैठ के घड़ी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ, बड़े सलीके के साथ वफाक के मामलात को चला रहे हैं, हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे। मैं सेनेट पे बैठता हूँ, कल भी मोहतरमा श्री रहमान मेरे साथ नशस्त में बैठती है, कोई तनाव नहीं है, किसी तरह का कोई तनाव। हम मफाहमत से चलते हैं। हम जो कारोबार होता है या जो कार्रवाई होती है हाउस की, उसमें भी एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं पूरी तरह और सोच समझ के आगे चलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हवाई है जो उड़ाई गई थी, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जरदारी साहब के साथ हमें कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है। मुआवजा क्यों? मुआवजा भाई उन्होंने क्या किया? मुआवजा तो उसका होना चाहिए था अलवी साहब का, जिन्होंने गैर कानूनी इकदाम किए, जिनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर कानूनी तौर पे असम्बली तोड़ी है। उन्हें बाद में भी शायद हमें लाना चाहिए था कानून के कटहरे में, गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम में।
जरदारी साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो मेरा ख्याल है कि एक जी। बुजुर्ग और ज़ीरक सियासतदान के तौर पर मामलात चला रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद हमें फैसल चौधरी ज्वाइन करेंगे, मारूफ लॉयर हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक रहा है। उनसे पूछेंगे कि ये जो सजाएं हुई हैं, पार्टी के अंदर क्या तासुर पाया जाता है और उनका अपना ओपिनियन क्या है। उसके अलावा जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल से, और उन उन वो भी हम तफसीली गुफ्तगू उस पर करेंगे। और साथ में जो ये बारिशों का सिलसिला है, तकरीबन 221 अफराद अभी तक जाँ बहक हुए हैं, तो उस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। उनके माया नाज लॉयर्स में उनका शुमार होता है और इमरान खान के काफी करीब रहे हैं वो। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा कि 9 मई के जो मुकदमात थे, आज हमने देखा कि सजाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10-10 साल सजा जो है पीटीआई की वो कारकुनान जो मुलविस थे फैसले के मुताबिक, उनमें पंजाब के ओपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, अहमद बचर साहब हैं, अहमद चट्टा साहब हैं, और मैंने तो गालिबन आपको तकरीबन 8 हफ्ते पहले कहा था कि ये केसेस में सजा होना शुरू हो जाएगी, और वही हो रहा है जो एक्सपेक्टेड था। इन मुकदमात में की कोई कानूनी वैल्यू तो है नहीं, लेकिन जाहिर है जब सजा होती है तो मेरिट के ऊपर तो सजा बनती नहीं थी, और जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया है सबको, तो अहमद चट्टा भी 2 दिन पहले वो उम्रा अदा करने के लिए गए हुए थे। तो मेरी उनसे बात हुई वहां पे, तो मैंने उनको कहा कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो आप देख लें अगर आपने। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं वापस आऊंगा और कानून का सामना करूंगा। अब ऐसा आदमी जो है कि जो कि बाहर अपॉर्चुनिटी भी हो वहां पे भी जाएं, और उनको जो है वो आप आके झूठे केसेस में सजा दे दें, तो बड़ी ये अफसोसनाक बात है। मुल्क में आईन और कानून तो है नहीं। तो अदालतें क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अब उनको ये चैलेंज करने चाहिए ऐसे फैसले? क्योंकि देखिए, हम एक चीज तो तय हो चुकी है कि ग्रुपिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि हो सकता है कुछ ऐसे रहनुमा भी आपके हों जो खुश हो कि अच्छा है कि ये सजाएं हुई हैं इनको। नहीं, ऐसा कोई भी रहनुमा, ऐसा बेगैरत रहनुमा तो कोई भी नहीं होगा जो इन सजाओं पे खुश हो, मेरा ख्याल में तो। लेकिन गुजारिश है कि ग्रुपिंग जितनी मर्जी हो, अदालतों को तो कानून देखना चाहिए ना, असूलन कानून। अदालतों को तो देखना है, अगर मेरिट पे फैसले करने हैं। अब अदालतें जो हैं वो अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, और ये फैसला जो है ज़ाहिर है चैलेंज तो होगा ऊपर, डेफिनेटली अपील में जाएंगे, लेकिन उससे जो सियासी नुकसान मुल्क का होगा या निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा अथॉरिटेरियनिज्म का, इससे तो बड़ा नुकसान होता है ना। इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। ये गलत मिसालें फिर आइंदा रिपीट होती रहती। तो फैसल साहब, जो सजाएं हमने देखा पिछले 2.5-3 सालों में, ऐसे मुकदमात थे जिनमें पीटीआई को रिलीफ भी मिला। ओवरऑल जिस तरह से मुकदमात चले और जो फैसले आए, क्या उससे आप मुतमिन नहीं है? इंसाफ नहीं हो रहा पीटीआई के साथ? नहीं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, खासकर ये अभी जजेस तब्दील करके जो जिन जजेस ने इंसाफ पे मबनी फैसले किए उनको कुड़े न लगाया गया, पूरी अदलिया को टेम किया गया, वहां पे सबसर्विएंट कर लिया गया, 26 आईनी तरमीम रखी गई। तो ये तो सारा एक डिजाइन है ना, एक पूरा प्लान है तहरीक इंसाफ को सबक सिखाने का, दीवार में चुनने का जो है ना वो प्लान है। तो चौधरी साहब, लेकिन अगर फिर पीटीआई की स्ट्रेटेजी आप देखें, सियासी हिकमत अमली, तो वो जो होनी चाहिए मौजूदा हालात में उस तरह से है भी नहीं। मतलब अगर हुकूमत ने कॉर्नर किया है पीटीआई को और ज्यादतियां हुई हैं, तो पीटीआई की अपनी स्ट्रेटेजी की भी उसमें गलतियां ऐसी हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है शायद वो उस तरह से, मतलब देखिए ना, हर दूसरे दिन किसी ना किसी को पार्टी से निकाल रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो कि
खड़े रहे हैं। 9 मई से पहले भी, बाद में भी, और इस पूरे इस सिलसिले में उन्होंने फेस किया है। मतलब आप जैसे लोग हो गए, फवाद चौधरी हो गए, शेर अफजल मरवत हो गया, तो ऐसे भी तो पार्टी नहीं चलाई जाती ना। देखिए वो एक अलग बात है, वो नहली नागपत अंदेशी या कैपेसिटी ना होना या सियासी विजन करना होना, वो तो एक अलग बात है। ज़रा आज की सजाओं का तो उससे ताल्लुक नहीं है। आज की सजाएं जो हैं वो तो सियासी मुकदमात में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना जी। बाकी वो अदालत जो है वो तो सियासी हिकमत अमली नहीं देखती ना। अदालत का काम है कि वो देखें कि मेरे जो भी फैसले हुए हैं, अब अहमद बच्चन जैसे शरीफ आदमी को या राणा बिलाल एजाज समेत जो दूसरे वर्कर आए हुए खामगार, किसी को आपने बीच में 9 मई के केस हैं तो 35,000 बंदा राउंड अप किया हुआ है जो मार मार के आपने सबको आया, तहरीक इंसाफ छुड़वाई, फिर तहरीक इंसाफ आपसे काबू नहीं आई। वो तो चलो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको नायल क़यादत ऐसे मिल गई। कुछ मामलात घर से भी ऐसे हो जाते हैं, वो बैकिंग करते हैं उनकी, तो उनकी वजह से पार्टी को तो जो टूट फूट के शिकार है या कमजोरी का शिकार है, स्टैब्लिशमेंट तो नहीं कर सकी ना 2 साल में। ये तो फिर इनका ऐसे लोग लग गए। इमरान खान साहब के ये फैसले जो है ये सही नहीं है, इनके बड़े नुकसान हुए हैं और आगे भी नुकसान होंगे। अच्छा, ये जोई साहब, एक तो सियासी तनाव उरूज पर है, मुज़ाकरात के कोई चांसेस नहीं है। हुकूमत और जो पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए वो भी फिर डेडलॉक का शिकार हुए, और आज बैरिस्टर गौर ने फिर कहा है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं जाएंगे, नहीं करना चाहते। तो एक बाकायदा स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। पहले पीटीआई कह रही थी हुकूमत से नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। आपके अपने रहनुमाओं ने, जिसमें यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी जैसे असीरान शामिल है, उन्होंने बाकायदा खत लिखा कि यार आप लोग मुज़ाकरात शुरू करें हुकूमत से और ये जो डेडलॉक है इसे खत्म करना पड़ेगा। देखिए सियासी रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, चौधरी रियाज, चीमा साहब ने, मोहम्मद रशीद साहब ने जो तजवीज़ दी है, ज़ाहिर वो सियासी लोग हैं। पार्टी अब ऐसे लोगों के हाथों में चढ़ी हुई है। गौर साहब बेचारे क्या करे, गौर मुज़ाकरात का कहता तो उसको सलवातें सुनाना शुरू कर देते हैं सारे। वो उसको तो बेचारे को टारगेट किया हुआ, वो पंचिंग बैग बन जाता है। शरीफ आदमी है वो, ठीक है, बंदर के हाथ माचिस आई भी है। इधर पीटीआई के अक्सर रहनुमा तो ऐसे हैं, तो खुद ही नुकसान करी जा रहा है, उतना नुकसान कर दिया है। तो इसमें इमरान खान साहब को बड़ी दफा मैंने बताया कि अब अगर वो फैसला नहीं बदलने को तैयार और उन्हीं बॉलर्स के साथ वो मार खाने को मैच में जो है वो उन्हीं को स्पेल दिया हुआ जिन्होंने मार खा खा के पूरी टीम का दुम्बा बनवा दिया है, तो आप फिर इसमें क्या कर सकते हैं? आप तो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। अच्छा जोई साहब, जो केपी में सेनेट के इलेक्शंस हुए, वहां पर 2-3 बड़े नजरियाती कारकुनान जो हैं, खुर्रम ज़ीशान और जो इरफान सलीम, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि लिस्ट में उनका नाम शामिल था, पता नहीं कैसे निकल गया। वहां पर आपके 7-8 सेनेटर्स, जहां पर 8 मुंतखब हो सकते थे लेकिन मुंतखब हुए 6, और खुद पीटीआई की कारकुनान ये कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच था ओपोजिशन के साथ। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। कोई लिस्ट नहीं थी, इमरान खान साहब की लिस्ट आई है, उन्होंने लिस्ट दी है। और चाहे वो मिर्जा फरीदी हो या जो भी खातन हो जिन पे हलीमा बीबी को भी बहुत एतराज़ात हैं, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अप्रूव्ड लोग हैं और उन्हीं उन्हीं की लिस्ट आई है। हाँ, अगर ये कारकुनान को सेटल कर दिया जाता, बाज ऐसे लोग हैं जिनको आपने सेनेट का इलेक्शन लड़वाया तो है, उसका फायदा कोई नहीं होगा। वो 2 महीने में वैसे सीट वेकेंट हो जाएगी। मुराद साहब का पता नहीं, अब सबसे ज्यादा डिजर्विंग तो है वो, लेकिन क्या मुराद हलफ ले सकेंगे, एक सवालिया निशान है। दूसरा भी 1-2 टिकट्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, उसकी जगह अगर इन नजराती कारकुनों को मौका दे दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। शहजाद जो केपी के थे उनकी फैमिली में से किसी को एडजस्ट कर दिया जाता। मिर्जा अफरीदी तो चलो गरीब एक वो ऐसा शख्सियत हो गई कि साथ में वो फंडिंग भी देते हैं। वो वकीलों की फीसों पे मुझे है हैरानगी कि कौन से वकीलों की फीस दी है। वकील तो सारे मुफ्त हैं, मासवाए का देते। बाकी इतनी फीस तो वकीलों की जो जो वी लॉगर्स करते हैं, तो उस पे आना चाहिए। लीडर ऑफ द हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन और जो है दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली के, दोनों ही मंजर पे नहीं है, दोनों ही नहीं है, गायब है। तो
कहते हैं हॉस्पिटलाइज हैं, ये जो भी है, तो फिर किसी और को दें ताकि वो चलाए तो सही। एक तो वो जट जफा होता था हमारी कबड्डी में, तो वो ना छोड़ते हैं ना अपना किसी और को लेने देते हैं, तो छोड़े स्लॉट्स जो है किसी और के लिए ताकि कोई कर सके, डिलीवर तो करे ना। चले फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राजीन वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक राजीन। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की, अफसोसनाक खबरें मुल्क भर से जो शदीद बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो सैलाब आए हैं, तकरीबन 221 अफराद जो हैं अभी तक वो जाँ बाग हो चुके हैं। चाहे आप इस्लामाबाद पिंडी की बात करें, वहाँ पे भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो है, स्वात में शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसी तरह मरी में हुई है, और हर तरफ जो है शदीद बारिशें आपको नजर आ रही होंगी, और सैलाबी रेलें जो हैं वो मुतासर कर रहे हैं। जो आमदोरफ्त का निज़ाम है, बिजली की तरसील है, वो भी उससे मुतासर हुई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। तो इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें हमारे रिस्पॉन्डेंट है स्वात से डॉन के नुमाइंदे मुराद अली खान, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने जो फुटेजेस आई हैं, काफी तबाही वहां पे हुई है। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट इम्तियाज ताज, जबकि आजाद कश्मीर से नासिर रफीक हमारे साथ मौजूद है। जी इम्तियाज ताज, आप गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। काफी इंटेंस कवरेज आपने की है, डिटेल तफसीली। एक तो कितना नुकसान हुआ, और रेस्क्यू की जो है वो क्या सिचुएशन है, और इस वक्त जो है वो भी बारिशें वगैरह तो ऑब्वियसली अभी रुकी नहीं है, क्या हालात हैं वहां पर इस वक्त ग्राउंड पर? गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर में गुज़िश्ता शाम को बाबूसर के इलाके में और शहर कराकुम के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैलाबी रेलें आई, जिसके नतीजे में बहुत सारी गाड़ियां बह गई, और इसमें 4 सयाहों समेत एक मुकामी शख्स जो है वो जहाँ बाग हो गया, जबकि 15 करीब अफराद जो है वो लापता है, और आज दूसरे दिन उनकी तलाश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन खातिरखा कामयाबी नहीं मिली। ताहम मुकामी इंतजामिया और हुकूमत का ये कहना है कि जो गाड़ियाँ सैलाब में दबी हुई थी, उन तमाम गाड़ियों को निकालकर सयाहों के हवाले कर दी गई है। सूबाई हुकूमत का ये भी कहना है कि शाहराह कराकुम को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है, जबकि बाबूसर बदस्तूर बंद है। इंतजामिया का यह भी कहना है कि आज दिन भर जो है जो सयाह 200 के करीब जो फंसे हुए थे, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया, और मुकामी जो लोग हैं उन्होंने फरागदली का मुजाहरा किया। होटल मालिकान ने फरागदली का मुजाहरा करके लोगों को अपने घरों में, होटलों में मुफ्त उनको क़याम की सहूलियत भी दी, और जो काम की सहूलत भी इन्हें फराहम कर दी। इसी तरह अगर हम बात करें, आज दूसरे रोज़ भी दियामर में एक और सैलाबी रेला आया, वहाँ वपड़ा कॉलोनी इससे मुतासिर हो गई है। वो वपड़ा कॉलोनी के आसपास जितने दरख्त थे वो ज़ेरे आप आए, ज़मीन ज़ेरे आप आई, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता आज शाम को अस्तूर बुलंद के मुकाम पर एक सैलाबी रेला आया, वहाँ जिसमें एक खातून देखकर वो जा बहक हो गई। वहाँ रेस्क्यू 112 का कहना है कि खातून की लाश को कुछ देर बाद सैलाबी रेले से निकालकर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इसी तरह गिलगित का जो नवाई गाँव है धनियोर, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया, और सैलाबी रेले से जो कराकुम यूनिवर्सिटी की नशीबी जो मकानात और इमारतें थी, वहाँ पे पानी जो है दाखिल हो गया, और कई घर इससे मुतासिर हो गए। तो गिलगित बल्तिस्तान में ये सूरत हाल जारी है। इसी तरह बल्तिस्तान में जो देवसाई का मुकाम है, वहाँ पे भी तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुकामात पर सैलाबी रेले ने जो सड़क है राबिता उसको मुनक़ता कर दिया, जिसकी वजह से 413 वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई थी। वहाँ के पुलिस का कहना है कि 413 गाड़ियाँ जो फंसी हुई थी उनको सिकरदो लाया गया। नाज़रीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान से इम्तियाज ताज को सुना। इस वक्त आपको स्वात लिए चलते हैं, जहां हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मुराद अली खान मौजूद है। जी मुराद अली खान, हमने देखा कि स्वात में बार बार ये फ्लैश फ्लड्स और बारिशें जो है होती हैं, और लैंडस्लाइडिंग की भी इतलात है। रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है स्वात में और ओवरऑल मालाकंड में? जी बिल्कुल आदिल शाजिब साहब, मानसून की बारिशों ने जिला दियामर और जिला स्वात में तबाही मचा दी है। अगर जिला दियामर की बात की जाए तो कल जो 10 मिनट का सैलाब था उन्होंने तबाही मचा दी है, और वहाँ पर जो रेस्क्यू तर्जुमान है फैजुल्लाह, उनके मुताबिक कि जिस तरह तेज़ बारिश हो रही थी, तूफ़ानी बारिश थी, और उसके बाद एकदम दोनों साइडों से, आगे से भी और पीछे से भी वहाँ पर जो है स्लाइडिंग एरिया है, और उसमें अचानक
सैलाबी रेला निकल आया और सैलाबी रेले ने जो दरमियान में फंसे हुए सयाहों और दीगर मुसाफिरों की गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, तो सैलाबी रेले ने उसको अपने लपेट में लिया। तो उसमें ज़्यादातर फैमिलीज भी थी, तो उसको भी काफ़ी मुश्किलात थे। और जो दीगर लोग थे, कुछ लोगों ने भाग कर जान बचाई, लेकिन जो 15 गाड़ियों में सवार लोग थे, बताया जाता है कि 15 से जायद जो सयाह है और जो मुसाफिर थे वो लापता है। और उसमें अब तक 3 लाशें जो है उसको निकाली गई है। लापता अफराद है उसके लिए ऑपरेशन जारी है। इस तरह अगर स्वात की बात की जाए तो स्वात में भी मानसून की बारिशों ने जो है हर तहसील में तबाही मचा दी है। और बाज़ तहसीलों पे खुसन मदियन बहरीन में कुछ घरों में भी जो सैलाबी पानी था वो दाखिल हो गया था। और खुसन तहसील बहरीन में एक मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जो है वो जाबाक हुए थे। और इसी तरह मालम जब्बा में 2 बच्चे जो थे वो भी सैलाबी नाला में बह गए थे। तो स्वात में इसी तरह 5 बच्चे जो थे वो स्वात में जाबाक हुए हैं। और इसके साथ साथ जिला बुनीर की अगर बात की जाए तो जिला बुनीर में भी सैलाबी रेले में 3 बच्चे जो हैं वो जाबाक हुए हैं। स्वात से मुराद अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना स्वात की जो सिचुएशन है। अभी आज़ाद कश्मीर आपको लिए चलते हैं। नासिर रफीक हमारे कोरेस्पोंडेंट ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर रफीक, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों ने और सैलाबी रेलों ने काफ़ी तबाही मचाई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मंगला डैम मीरपुर के किनारे पर मौजूद हूँ। बात की जाए पानी के ज़ख़ीरे की तो वापडा पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस वक्त मंगला डैम में पानी जो है वो 1185 फुट मौजूद है। और डैम में पानी की आमद जो है 38,700 क्यूसेक है, जबकि 10,000 क्यूसेक इस वक्त पानी का अखराज किया जा रहा है। मानसून की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में भी मुल्क भर की तरह बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता 3-4 रोज़ से वक्फे से जारी है, जिससे वादी नीलम का इलाका जो है वो काफ़ी मुतासर हुआ है। देखने में आया है कि वादी नीलम में गुज़श्ता शब जानोई नाले में क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जिसकी वजह से नाले में तगयानी आ गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अदद पंचकियाँ, 1 पुल, कई मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, मकानात, दुकानात और एक बिजली घर भी जो है वो तगयानी में बह गया था। कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। इस तरह पुंछ डिवीज़न की बात की जाए तो गुज़श्ता रात रावलाकोट डिवीज़न में रावलाकोट के नज़दीक आज़ाद पतन के करीब जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों जो मुसाफिर हैं वो तकरीबन 8 घंटे रात को जो है रोड पर फंसे रहे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल थी। और इसी तरह आज शाम जो है भारत की जानब से भी आबी जरियत का मुजाहरा किया गया और भारत की जानब से अचानक दरियाए पूंछ पर मौजूद डैम के दरवाजे खोल दिए गए, जिससे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुतासर हुए, जिससे दरियाए पूंछ समेत तमाम छोटे बड़े नदी नाले हैं उनमें शदीद तगयानी देखी गई है। दरियाए पूंछ में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जबकि मुतासरा इलाकों में मुमकिना इनखला की तैयारियाँ भी है वो शुरू कर दी गई हैं। तता पानी शहर जो है वो कोटली के करीब है, उधर भी और उसके गिरदनवा भी जो है ना बारिश का सिलसिला वो है वक्फे से जारी है। और रेस्ट ऑफ तता पानी जो है इसके साथ मुलाका जो पार्क है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और रास्ता कोटली से जो तता पानी रोड आती हैं और गोई जो रोड जाती हैं वो रोडें बहुत मुतासर हुई हैं, जिससे मुसाफिरों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया की जानब से गैर ज़रूरी सफ़र करने और शहरियों को महफूज रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत भी जारी कर दी गई। नासिर रफीक AJK से हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान और स्वात से भी हमारे कोरेस्पोंडेंट ने हमें ज्वाइन किया था। और जो मुतासिरीन हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। और हुकूमत से अपील ये है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है जितना वो तेज कर सकते हैं वो करें। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, उसके बाद ताजिर रहनुमाओं की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उसमें क्या डिस्कशन हुई, तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी मईशत की बात करें तो एक टाइम ऐसे था कि बिल्कुल वी वर एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट और बात ये हो रही थी कि मईशत वेंटिलेटर पर है।
महंगाई हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर हमने देखा कि ना सिर्फ महंगाई नीचे आई बल्कि आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान गया। इंटरेस्ट रेट जो है वो अभी भी काफी हाई है, लेकिन 23-25% से 11% तक आ जाना, तो कुछ आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, रुपए स्टेबल है। लेकिन एक बात जो की जाती है वो मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है, क्या वो कॉन्फिडेंस वापस अभी तक आया है? ग्रेजुअली वो आ रहा है? गुज़श्ता दिन भी बिजनेस लीडर्स जो है पाकिस्तान के, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल, उनसे मुलाकात भी की, और उस मुलाकात में जो है आतिफ अकरम शेख साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, वो भी मौजूद थे। साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि इस मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ? थैंक यू। मैं ये बताऊं कि हम काफी टाइम से, जब से ये बजट 2025 पास हुआ, पेश हुआ, इसके बाद काफी सारे कुछ सेक्शन इसमें ऐड हुए जो बिजनेस फ्रेंडली नहीं थे। वो गवर्नमेंट से हम बातचीत कर रहे थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हमारे पास आए विद ऑल हिज टीम, एफबीआर की टीम। फिर हमारी मीटिंग उनसे लास्ट ये 11 जुलाई को हुई थी, फर्स्ट मीटिंग। देन उन्होंने ट्यूसडे का हमसे टाइम लिया था। ट्यूसडे को फाइनेंस मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई, जिसमें लाइक उनकी पूरी लाइक कैबिनेट ही थी ऑलमोस्ट। ऐसे जो प्राइम मिनिस्टर हारून अख्तर साहब थे, अली परवेज मलिक साहब थे, स्टेट मिनिस्टर साहब थे, राना एहसान साहब थे, एंड चेयरमैन एफबीआर अगेन विद ऑल द एफबीआर टीम। तो हमारी काफी अच्छी मीटिंग हुई। उन्होंने एक कमेटी बना दी थी हारून अख्तर साहब की, वो इसको सुपरवाइज करेंगे और डील करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के साथ डायलॉग करेंगे। ठीक। अच्छा, फिर हमारी मीटिंग में जब कमेटी बन गई, फिर कमेटी की मीटिंग हारून अख्तर साहब से हुई, जिसमें जो क्लॉज 37A जो बड़ा, जिसका शोर पर मचा हुआ है कि लाइक पावर टू अरेस्ट, तो उस पे भी उन्होंने एक, इसका सब सेक्शन 9 है, वो उन्होंने कहा कि हम डिलीट कर देंगे कि इनके पास ये पावर रहेगी नहीं। ये भी हमारा डिसाइड हो गया। फिर हमारा 21S था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा आप जमा कराएंगे तो वो एड बैक होगा और वो आपका लाइक एक्सपेंस कंसिडर नहीं होगा। और वो भी हमारा वो थ्रेश होल्ड 2 लाख से 25 लाख पे हम कमेटी ने डिसाइड किया, जिसपे सब बिजनेस कम्युनिटी एग्री भी हुई और चीजें हमारी चल रही थी। ऑल ऑफ सडन जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इंटरवेन किया और फिर हम कल उनके पास गए, तो भी हमने यही सबमिशंस जो गवर्नमेंट के साथ हमारी चल रही थी बताई, और उन गवर्नमेंट का रिस्पांस भी बताया कि वो पॉजिटिव है और वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं भी इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूंगा, और बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। ठीक। अच्छा, दूसरा शेख साहब ये बताएगा कि क्या मौजूदा जो हुकूमत की पॉलिसीज हैं ये आपको बिजनेस फ्रेंडली लगती है, और मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है, क्या इस बारे में भी मुलाकात में बात हुई? क्या मार्केट में वो कॉन्फिडेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप वापस आता देख रहे हैं? हमारी डिमांड है, जो हमारी रिजर्वेशंस है, इसको रूल्स में या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसको चेंज नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस और इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है। और दूसरा, क्या इस मुलाकात में शेख साहब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और या किसी नई सनती पॉलिसी या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से कोई बात हुई? बड़ा अच्छा एक रिस्पांस था। उन्होंने कहा कि आप लोग बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है, आप लोग काम करें, ये जो आपकी रिजर्वेशन है इसको एमिकेबली हम रिजॉल्व करें। यानी कोई जो इकोनॉमिक जोन्स वगैरह या नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर जो है वो कोई ज्यादा बात नहीं हुई? नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हारून जो मैं समझता हूँ, खुद भी बिजनेसमैन है और वो एक अच्छी पॉलिसी बना रहे, और स्टेक होल्डर्स उनके साथ
उसमें शामिल है। अच्छा शेख साहब, दूसरा जो स्ट्राइक की कॉल थी वो एफपीसीसीआई और ताजिर तंजीमों ने मौखिर करने का फैसला किया, जबकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हड़ताल का ऐलान किया। मुल्कगीर हड़ताल मौखिर करने का फैसला क्यों किया गया? देखें, जब गवर्नमेंट आपसे मुज़ाकरात कर रही है, टेबल टॉक कर रही है, तो फिर मैं नहीं समझता कि स्ट्राइक की कोई बात नहीं। अगर तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही ना होता तो फिर नेशनल चैम्बर, हम पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को कहते, बट हमने नहीं कहा, क्योंकि हमने एक नेक्स्ट मीटिंग तक इसको मौका किया था और 30 डे में एक स्टिपुलेटेड टाइम डिसाइड हो गया था कि इसके अंदर अंदर ये सारी चीजें रिजॉल्व होते हैं, तो फिर डजंट मेक एनी सेंस। और आखिर में शेख साहब, जो इस वक्त शरह सूद है, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अभी भी वो ज्यादा है और उसे कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो चुकी है। इस बारे में क्या गवर्नमेंट के साथ आप इन टच हैं? ऑब्वियसली ये फैसला तो स्टेट बैंक का होगा, लेकिन क्या आपके तासुरात हैं इस बारे में? देखिए, ये गवर्नमेंट के साथ हमारी, जैसे आपने बात की, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, तो इन्फ्लेशन एवरेज भी लगा लें 5%, 4.5% मैक्सिमम है एवरेज, बट ये है कि इसको 7%, 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट मंथ जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें मैं समझता हूँ कि खातर खौर कमी। आतिफ इकराम शेख साहब, प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई, हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।